Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science Kendra Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my social science online class. Today I will discuss following topics in French Revolution. First, Reign of Terror. Second, Rule of Directory. Third, Abolition of Slavery in France. Fourth, Emergence of Napoleon Bonaparte. And in last, Legacy of French Revolution. Dear students, let's understand Reign of Terror. Dear students, in French Revolution Part 2, I discussed how did France become a republic, how a new convention was elected by all men who were above 21 years, and new government was established in France. हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से फ्रांस एक रिपब्लिक बना, एक गणतंत्र बना और नया कन्वेंशन चुना गया, और यह नया कन्वेंशन उन सभी पुरुषों के द्वारा चुना गया जो 21 साल के ऊपर थे, और इस प्रकार से एक नई सरकार का गठन किया गया। इस नई सरकार का जो मुखिया था, हेड था, वो मैक्सिमम रोबेस्पियर बना। मैक्सिमम रोबेस्पियर के शासनकाल को ही आतंक का शासन कहा जाता है। पीरियड ऑफ मैक्सिमम रोबेस्पियर्स रूल इज कॉल्ड राइन ऑफ टेरर। Why his reign was called reign of terror? क्यों उसके शासनकाल को reign of terror कहा गया? चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं। The period from 1793 to 1794 is referred to as regime of terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. This line is very important. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. रोबेस्पियर ने कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया। उसने उन सभी लोगों को नियंत्रित किया जिसको वो शत्रु के रूप में देखता था, और जो लोग उसके नियंत्रण में नहीं आए उनको सज़ा दी गई, उनको पनिश किया गया। ऑल दोज whom he saw as being enemies of republic, example noble and clergy, member of other political parties, even members of his own party who did not agree with his method were arrested and imprisoned. उन सभी लोगों को वो शत्रु के रूप में देखता था जो उसकी नीतियों से सहमत नहीं थे। वह नोबिलिटीज़ और क्लैरिजीज को शत्रु के रूप में देखता था, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स को भी वो अपने शत्रु के रूप में देखता था जो उसकी नीतियों से सहमत नहीं थे। यहाँ तक कि उसके खुद की पार्टी के जो मेंबर्स थे जो उसकी नीतियों से खुश नहीं थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटिन। अदालत में उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए, और यदि कोर्ट में उनको दोषी पाया गया तो उनको गिलोटिन कर दिया गया, उनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई। एक गिलोटिन क्या था? गिलोटिन वॉज अ डिवाइस फॉर डेथ सेंटेंस। गिलोटिन एक डिवाइस था जिसको मृत्युदंड के लिए यूज़ किया जाता था। गिलोटिन कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स एंड 1 ब्लेड। इसमें 2 पोल्स होते थे, 1 ब्लेड होते थे, जिसमें दोषी व्यक्ति के सिर को उस डिवाइस पे रख दिया जाता था और ब्लेड को फ्रीली छोड़ दिया जाता था, रिलीज़ कर दिया जाता था, जिससे ब्लेड सीधे उस व्यक्ति के सिर पे गिरता था और सिर पूरे शरीर से अलग हो जाता था। दिस डिवाइस वॉज यूज फॉर बीहेडिंग। सिर को धड़ से अलग करने के लिए किया जाता था। कहने का अर्थ है मृत्युदंड के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाता था, जिसको गिलोटिन कहा जाता था। तो मैक्सिमम रोबेस्पियर ने जिन लोगों को दोषी पाया, जिनको कोर्ट ने दोषी करार दिया, उन सभी को मृत्युदंड की सजा दी। रोबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। रोबेस्पियर की सरकार ने मजदूरी और कीमतों पर अधिकतम सीमा रखते हुए कानून जारी किए। मीट एंड ब्रेड वर रेशन्ड। Peasants were forced to transport the grains to cities and sell it at prices fixed by government. किसानों को अपने अनाजों को शहरों में ले जाने के लिए मजबूर किया गया और उनको उन्हीं स्थानों पर और उन्हीं दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया जो सरकार के द्वारा फिक्स किए गए थे। कहने का अर्थ था किसान अब फ्री नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे कि वो अपने अनाज को कहीं भी बेच सकें, किसी भी दाम पर वो बेच सकें। इस प्रकार से
मैक्सिम रोबेस्पियर ने मार्केट पे पूरी तरीके से नियंत्रण लगा रखा था कि कौन क्या खाएगा, कहाँ से खरीदेगा, कहाँ बेचेगा, सब कुछ मैक्सिम रोबेस्पियर ही तय करता था। Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by court in July 1794. He was arrested and on the next day sent to guillotine. He shut down churches and churches were converted into barracks or offices. चर्चों पे जहाँ पे लोग आराधना करते थे, पूजा करते थे, उनको बंद कर दिया गया और उनकी इमारतों को बैराक्स या ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी उन सभी पॉलिसीज़ को इतनी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया कि अब उसी के पार्टी के लोग, उसी के चाहने वाले लोग जो रोबेस्पियर के बहुत करीब थे, क्लोज थे, अब उसकी पॉलिसियों को बदलने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डालने लगे। नाउ his own member put pressure on Maxime Robespierre to change his policies. But Maxime Robespierre did not agree and he relentlessly pursued his policies. But in July 1794, court found him guilty. जुलाई 1794 में कोर्ट ने मैक्सिम रोबेस्पियर को अपराधी पाया कि वह अपने अधिकारों का, अपने शक्तियों का, अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है। फाइनली ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया एंड वेरी नेक्स्ट डे ही वॉज गिलोटिन, और दूसरे ही दिन उसको मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई। इस प्रकार से 1793 से 1794 का जो एक पीरियड था या राइन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पीरियड में मैक्सिम रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को एक डिक्टेटर की तरह इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। हालांकि जो सरकार चुनी गई थी वह लोगों के द्वारा चुनी गई थी, लेकिन यह लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार वह काम नहीं कर सकी जो लोग चाहते थे। वह रिपब्लिक गवर्नमेंट एक रिपब्लिक की तरह काम नहीं कर सकी, गणतंत्र की तरह काम नहीं कर सकी। A directory rules France. The fall of Jacobean government allowed the wealthier middle class to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of society. It provided for 2 elected legislative councils. मैक्सिम रोबेस्पियर को मृत्युदंड देने के पश्चात अब एक बार फिर से मध्यम वर्ग को सत्ता को जब्त करने का मौका था। मध्यम वर्ग ने अब रूल पे अपना अधिकार कर लिया। फिर से एक नया संविधान फ्रांस के लिए बनाया गया और इस संविधान में फिर से अब नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन को, नॉन प्रॉपर्टीड लोगों को राइट टू वोट उनको नहीं दिया गया। A new constitution was introduced and in the new constitution non-properties people were not given right to vote. अब उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। Now new constitution provided 2 elected legislative councils. नए संविधान ने 2 चुनी हुई विधान परिषदें प्रदान की और इन्हीं दोनों विधान परिषदों ने डायरेक्टरी को अपॉइंट किया। It provided 2 elected legislative council which later appointed a directory. What was directory? This is very important. Directory was an executive body made of 5 members. Directory 5 लोगों से बनी हुई एक संस्था थी जिसकी पास जिम्मेदारी थी कि फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को समुचित रूप से, आसानी से वो चला सके, शासन प्रशासन को वो चला सके। इस प्रकार से डायरेक्टरी के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी थी फ्रांस के रूल को चलाने के लिए, फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेशन को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन अक्सर डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में पॉलिसीज़ को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था। ऑफनली कॉन्फ्लिक्ट
arised between Directory and Legislative Council, who then sought to dismiss them. जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डायरेक्टरी को ख़त्म करने की मांग करने लगे. फाइनली इन 1799 नेपोलियन बोनापार्ट abolished डायरेक्टरी एंड ही बिकेम काउंसिल ऑफ फ्रांस. डायरेक्टरी जब अपने रूल को कैरी आउट करने में सफल नहीं हो सकी, शासन करने में सफल नहीं हो सकी, अंततः 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी को एबॉलिश कर दिया और उसने खुद को फ्रांस का काउंसिल घोषित कर लिया. इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बार फिर से फ्रांस में चुनी हुई सरकार असफल हुई. Abolition of slavery. Slave trade began in 17th century. The colonies in Caribbean islands, Martinique, Guadeloupe, Saint Domingo were important suppliers of commodities like indigo, sugar, tobacco and coffee. 17वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में दास का व्यापार, गुलामों का व्यापार शुरू हो गया था. ये गुलामों का व्यापार क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि कैरेबियन आइलैंड्स जैसे मार्टिनिक, ग्वाडेलूप, सैंट डोमिंगो में शुगर, टोबैको, कॉफ़ी जैसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पैदा की जाती थी, जिसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी. और चीनी, शुगर केन के लिए, टोबैको के लिए, कॉफ़ी के लिए, इनको प्रोड्यूस करने के लिए, इनका प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेबर्स की ज़रूरत होती है, श्रमिकों की ज़रूरत होती है. और इन्हीं श्रमिकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दासों का व्यापार शुरू हुआ. The slaves were packed tightly into ships for 3 months long voyage across the Atlantic to Caribbean and there to plantation owners. इन सभी दासों को विभिन्न स्थानों पर खरीदा और बेचा जाता था. इसके बाद 3 महीने की समुद्री यात्रा के लिए इनको जहाज़ों में पैक कर दिया जाता था और ये 3 महीने अटलांटिक से कैरेबियन आइलैंड के लिए वो समुद्री यात्रा पे जाते थे. इसके बाद उनको वहाँ पे प्लांटेशन ऑनर्स को दे दिया जाता था. द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स फॉर राइट्स टू मैन टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज फियरिंग अपोजिशन ऑफ बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड्स अपॉन स्लेव ट्रेड. नेशनल असेंबली ने स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए बहुत बार चर्चा आयोजित की. बहुत बार चर्चा की गई कि फ्रांस से स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए दास प्रथा को, गुलामी को. जिस प्रकार से फ्रांस में सभी लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए गए थे, जैसे राइट टू लाइफ दिया गया, राइट टू फ्रीडम दिया गया, राइट टू वोट दिया गया. तो उसी प्रकार से लोगों की मांग थी कि फ्रेंच कॉलोनीज़ जहाँ पे हैं, फ्रांस के बाहर जहाँ फ्रांस का शासन है, वहाँ रहने वाले लोगों को भी यही अधिकार दिए जाएं. वहाँ उनको मुक्त कर दिया जाए, उनको जीवन जीने का अधिकार दिया जाए, उनको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, उनको वोट करने का अधिकार दिया जाए, मतदान करने का अधिकार दिया जाए. लेकिन नेशनल असेंबली इसके लिए हिम्मत नहीं कर सकी, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सका, क्योंकि वो बिजनेस क्लास को नाराज़ नहीं करना चाहते थे. क्योंकि आपको मालूम है कि थर्ड स्टेट में कुछ लोग प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड भी थे. इन प्रॉस्पेरस लोगों में बिजनेसमैन भी थे. तो इस प्रकार से इन बिजनेसमैन का जो व्यापार था इन दासों पे आधारित था, इन्हीं स्लेव्स पे डिपेंड था. क्योंकि टोबैको, कॉफ़ी, शुगर, इनका प्रोडक्शन इन्हीं लेबर्स पे, इन्हीं स्लेव्स पे ही डिपेंड था. यदि इन स्लेव्स को ये सारे अधिकार दे दिए जाते, उनको राइट टू लाइफ दे दिया जाता, राइट टू फ्रीडम दे दिया जाता, तो जाहिर सी बात है इन आइलैंड्स में जो शुगर का, टोबैको का और जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन हो रहा था, वो प्रोडक्शन फिर ना हो पाता. इस प्रकार से बहुत सालों तक फ्रांस में स्लेवरी बनी रही. वहाँ पे दासों का खरीदा और बेचा जाना जारी रहा. लेकिन फाइनली इन 1848 स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन अंततः 1848 में
फ्रांस के उपनिवेशों में दास्ता को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस में तो पहले ही कर दिया गया था फ्रांस के अंदर, लेकिन फ्रेंच कॉलोनीज जहाँ पे दास्ता अभी भी जारी थी वहाँ 1848 में ख़त्म कर दिया गया। दासों को मुक्त कर दिया गया, उनको जीवन जीने का अधिकार दिया गया, उनको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रांस में जो दास्ता की शुरुआत हुई थी, स्लेवरी, जो वहाँ पे स्लेवरी चल रही थी, उस स्लेवरी को 1848 में ख़त्म कर दिया गया। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself as Emperor of France. He conquered neighboring countries, disposing dynasties, and created kingdom by placing his family members there. नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक बहुत ही साधारण फैमिली में पैदा हुआ था, he was born in very simple family. He joined French army and very soon, due to his abilities, he became the commander of French army. In 1799 में he abolished directory and declared himself Council of France. 1799 में उसने डायरेक्टरी को एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया और अपने आप को फ्रांस का काउंसिल घोषित कर लिया। एंड इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। आफ्टर बिकमिंग एम्परर ऑफ फ्रांस ही बिगैन कॉन्करिंग नेबरिंग कंट्रीज। फ्रांस का सम्राट बनने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने पड़ोसी देशों पे आक्रमण करना शुरू किया और वहाँ पे जो किंगडम्स थे, वहाँ पे जो डायनेस्टीज़ थीं, उनको ख़त्म करना शुरू किया और वहाँ पे नए किंगडम्स को प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, नए किंगडम्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself as Emperor of France. He conquered neighboring countries, disposing dynasties and creating kingdoms by placing his family members there. He saw his role as modernizer of Europe. He introduced many laws such as protection of private property and uniform system of weight and measurement provided by decimal system. Napoleon Bonaparte thought that he had capability to modernize Europe. नेपोलियन बोनापार्ट समझता था कि वह पूरे यूरोप को आधुनिक बना सकता है। फॉर दिस पर्पज़ ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स। इसके लिए उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। उसने जन्म के आधार पे जितने भी प्रिविलेजेस थे उनको ख़त्म कर दिया। ही एबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ही इंश्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी टू ऑल। उसने सभी को राइट टू प्रॉपर्टी इंश्योर किया। ही इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसने कानून के सामने सभी की समानता सुनिश्चित की। ही एबॉलिश्ड सर्फडोम। उसने बंधुआ किसानी को भी ख़त्म किया। ही एबॉलिश्ड ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस लेविड बाय क्लर्जीज एंड नोबिलिटीज़। उसने उन सभी तरह के टैक्सेस को ख़त्म कर दिया जो क्लर्जीज और नोबिलिटीज़ के द्वारा लिया जाता था। ही आल्सो एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। उसने फ्यूडल सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया, सामंती प्रथा को भी हटा दिया। इस प्रकार से उसने फ्रांस के लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए ताकि उसकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ती रहे, उसकी पॉपुलैरिटी लोगों में बढ़े। Many saw him as liberator who would bring freedom for the people. कई लोगों ने उसके रिफॉर्म से, उसके द्वारा लिए गए सुधारों से खुश होकर उसको एक मुक्तिदाता के रूप में देखा। लोगों को लगता था कि नेपोलियन बोनापार्ट के कारण से अब सभी मुक्त हो जाएंगे और सभी को फ्रीडम मिल जाएगी। बट सून हिज आर्मी केम टू बी व्यूड एज इन्वेडिंग फोर्सेस। लेकिन जल्दी ही लोगों की धारणाएं बदल गईं। Earlier he was seen as liberator, but very soon, due to his goal to win entire Europe, his army was seen as invading forces. लेकिन जल्दी ही उसके उद्देश्यों के कारण से, उसके गोल्स जो थे पूरे यूरोप को जीतने का,
अब उसकी आर्मी को एक आक्रमणकारी सेना के रूप में देखा जाने लगा। फाइनली नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। अंततः नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में वाटरलू के युद्ध में हरा दिया गया और इस प्रकार से 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में शासन रहा। लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की विरासत वो कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें फ्रांस की क्रांति से मिली हुई हैं और आज भी उन सभी विरासतों का हम उपयोग कर रहे हैं। चलिए इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आइडिया ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का जो विचार था और दूसरे जो लोकतांत्रिक अधिकारों का जो विचार था, यही फ्रांस की विरासत है। आज हमें राइट टू लाइफ मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू वोट मिला हुआ है। यदि हम इन सभी अधिकारों के ओरिजिन को देखें तो ये सभी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमें मिले हुए हैं। इनका जो विचार था ये फ्रांस की क्रांति से ही आया है। फ्रांस में जो सरकार स्थापित हुई वो सरकार इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी पे आधारित थी। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पे आधारित थी। ये तीनों ही आइडिया, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, आज हमें एक विरासत के रूप में मिले हुए हैं जो कि फ्रांस की क्रांति से आया हुआ है। These spread from France to rest of Europe during 19th century where feudal system was abolished। ये जो लिबर्टी का विचार था, ये डेमोक्रेटिक राइट्स के जो विचार थे, ये पूरे फ्रांस, पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल गए, जिसके कारण से पूरे यूरोप में फ्यूडल सिस्टम को, सामंती प्रथा को खत्म कर दिया गया। Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create sovereign nation state। टीपू सुल्तान, Raja Ram Mohan Rai are example of individuals who responded to ideas coming from revolutionary France। भारत में भी फ्रांस की क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति से जो विचार उत्पन्न हुए थे, क्रिएट हुए थे, उनका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, जिसको टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। They conveyed the idea of democratic rights to people of India। फ्रांसीसी क्रांति की विरासत यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति से हमें जो चीज़ें आज मिली हुई हैं, आज हम उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं और ये विचार देश में लोगों को एक समुचित अधिकार देने में सहायता करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति से फ्रांस कौन कौन से हमें विचार, कौन कौन से आइडियाज़ मिले हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फ्रांस की क्रांति में देखा कि फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुई, किस प्रकार से फ्रांस एक रिपब्लिक बना, वहाँ किस प्रकार से मोनार्कियल रूल को एबॉलिश कर दिया गया, किस प्रकार से फ्रांस में डायरेक्टर के रूल को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है और नेपोलियन बोनापार्ट ने लंबे समय तक फ्रांस पे शासन किया। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ें इस लेसन में सीखी। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट होता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। अंत में मैं विशेष धन्यवाद कहना चाहूँगा निखिल वर्मा सर का और प्रिंसिपल सर का, जिनकी मोटिवेशन और इनके इंकरेजमेंट से हम यह प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।